बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। और आईपीएल की डेली डोज के साथ अपन हाजिर हैं एक और नए एपिसोड में। हमारे साथ सौरभ हैं और निशांत हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। स्वागत है। चलिए आप पहले सबसे पहले कसम खाइए कि आप किसी टीम की साइड नहीं लेंगे। ऐसे हाथ ऐसे करके हम कसम खाते हैं। पिछले 2 बार से तीसरी बार इनफैक्ट हो गया। जिस टीम को केशव सपोर्ट कर रहे हैं वो टीम हार जा रही है। नहीं, आप भी अपना नाम इंक्लूड करिए। कल आप भी थे एसआरएच की तरह। हाँ, सौरभ ने केकेआर को सपोर्ट किया था, बिल्कुल। लेकिन मतलब किसने ऐसा सोचा था कि एसआरएच की टीम ऐसा खेलेगी, है ना। मतलब 80 रनों से ऐसी तैसी करवा ली। खेलेगी और खेलते ही जा रही है। लगातार यही हो रहा है। मैं वही देख रहा हूँ कि 284 बने पहले मैच में, फिर वो अब तो 300 पार, अब की बार 300 पार। उसके अगले मैच में 190, उसके अगले मैच में 160, उसके अगले मैच में 120। 80 रन से आ रहे। आई थिंक सबसे बिगेस्ट मार्जिन है इनका, मार्जिन ऑफ डिफीट है इनका। ऐसी तैसी वहीं से लाया ना मैं, 80 से ऐसी तैसी करवाई अपनी। और जो अप्रोच था इनका कि अब तो मारेंगे और फाड़ेंगे। कमिंस कह रहे हैं कि नहीं, हम अप्रोच फिर से देखेंगे, क्या करना है, रिविजिट करेंगे उसको। 3 लगातार हार हिला के रही है। हैट्रिक हो गई हार की, है ना। मतलब हजम नहीं होता ना कहीं से कि हैदराबाद जैसी टीम लगातार 3 मैच हार जाए, है ना। क्योंकि कोई कमी नजर नहीं आती है। सच आप देखो ऑन पेपर तो कोई कमी नहीं दिखती है, लेकिन हार गई। सारे स्टार फ्लॉप कर गए। स्टार्टिंग के जो आपके पूरे टॉप ऑर्डर है वो, मैं तो एक्चुअली देखा नहीं था। मैं जब टीवी खोला तो देखा 9 रन पे 3 विकेट हो गए। जैसे 3 विकेट हो गया और चौथा विकेट भी होने ही वाला था। नहीं तो हो ही जाता। केकेआर का लेकिन कल अच्छा रहा। इवन केकेआर का भी जो टॉप ऑर्डर था वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जो हम लोग कल डिस्कस भी कर रहे थे। क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण दोनों फिर से फ्लॉप हो गए। और जो इनिंग वेंकटेश अय्यर ने खेला है कल, रिंकू सिंह ने, वेंकटेश अय्यर तो कुछ लगता है स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि मुझे ऊपर देना भी चाहिए था उनको। मतलब इतना पैसा फ्रेंचाइज ने आपके ऊपर लगाया है और टैलेंटेड खिलाड़ी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे, बट परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और अच्छा लगा देख करके कल जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की। और करते हैं सारे, उनकी फेवरेट टीम है हमेशा से हमेशा से उनको कष्ट देते रहे हैं। तो थोड़ा सा इस मैच पर अपन बात करेंगे। और आज जो मैच होने वाला है लखनऊ और मुंबई के बीच, लखनऊ में ही कान्हा स्टेडियम में मुकाबला है, उस पर भी थोड़ी चर्चा होगी। और निखिल सर का मैच रिपोर्ट भी आएगा। पहले मैच रिपोर्ट ले लेते हैं ना, क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। 2 हफ्ते में ना पूरी दुनिया बदल जाती है। आईपीएल में यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले सनराइजर्स हैदराबाद वो टीम थी जिसने 286 रन बना दिए थे राजस्थान के खिलाफ। और खलबली मच गई थी आईपीएल में कि भाई आ गई है सबसे ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप, जो पिछले सीज़न देखने को मिला था इस सीज़न में भी आ गया है। तबाही होने वाली है। सनराइजर्स हैदराबाद से आपको संभल कर खेलना होगा। आज आलम क्या है, सनराइजर्स हैदराबाद उसके बाद 3 मैचेस खेलती है, तीनों हारती है, आखिरी पायदान पर बैठी है। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स आखिरी पायदान पर थी इस मैच से पहले, अब वो जाके 5वें पायदान पर चली गई है। कोलकाता को भी टूर्नामेंट फेवरेट कहा जा रहा था, लग तो नहीं रहा था 1 हफ्ते पहले, लेकिन अब थोड़ा सा वो संभल गए हैं। 80 रनों से कोलकाता ने सनराइजर्स को हराया। मैच की कहानी बयां करते हैं और शुरुआत तो करनी होगी एक समझौते से, जो आखिरकार हो गया है और एटलीस्ट दिख तो रहा है कि हो गया है। कोलकाता के क्यूरेटर, ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। क्योंकि देखिए इससे पहले खबर क्या थी, क्यूरेटर कह रहे थे जैसी पिच है मेरे पे आप छोड़ दीजिए, मुझे मत बताइए, मैं पिच वही बनाऊंगा जो मुझे आती है। कोलकाता की टीम चाहती थी कि भाई उन्हें स्पिन फ्रेंडली पिच मिले, स्पिन गेंदबाजी उनकी सबसे बड़ी ताकत है, वैसी पिच मिलनी चाहिए। दोनों पार्टी अकड़ सी गई थी, अड़ सी गई थी। लेकिन अब लगता है जो पिच सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता के बीच देखने को मिली कि कुछ ना कुछ हाथ मिला लिया गया है, समझौता हुआ है। क्योंकि एक डबल पेस्ट विकेट नजर आई जहां ग्रिप भी मिली स्पिन गेंदबाजों को। और अगर आप कोलकाता से पूछते कि अगर एक टीम के खिलाफ आपको ऐसी पिच की दरकार है तो वो कौन सी टीम आप चुनेंगे जहां पे आप स्पिन फ्रेंडली पिच पे खेलना चाहोगे, तो शायद अगर उनको एक ही चांस मिलता तो वो सनराइजर्स चुनते। क्योंकि सनराइजर्स के लिए एक अच्छी खासी तेज पिच जहां गेंद बल्ले पे आती वो बहुत ज़रूरी थी, उनको आज वो नहीं मिला है। लेकिन आप इसे गलत मत समझिएगा, सिर्फ पिच की वजह से ही कोलकाता नहीं जीती है। खेल के हर पहलू में आज वो 20 थे, सनराइजर्स हैदराबाद 19 थे। शुरुआत करते हैं बैटिंग से, और यहाँ पर दाद देनी होगी कोलकाता के कप्तान की, मैनेजमेंट की सोच की, कि पिच
एक तरह से होना, लेकिन उस पिच को पढ़ना भी। आपको पता चल गया था जब वो बैटिंग कर रहे थे, और अगर आप बाहर से देख रहे थे शायद सर भी खुजा रहे होंगे कि यार आप इतने संभल कर क्यों खेल रहे हैं कुछ मौक़ों पर, आपको थोड़ा और अटैकिंग होना चाहिए, ये छोटा मैदान है, यहाँ पे 220-230 चेज हो जाते हैं, आप सनराइजर्स के खिलाफ खेल रहे हैं, यार तेज़ी से खेलिए। लेकिन उनके बल्लेबाज अंग्रेज रघुवंशी हों, रहाणे हों, उसके बाद वेंकटेश अय्यर हो, रिंकू सिंह हो, सब संभल के खेल रहे थे, 130 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। तब सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती थी, या तो बेवकूफ़ी हो रही थी या वो बहुत समझदार थे, पिच को समझ चुके थे। अब हमें पता चली गया है कि वो समझदार ही थे, पिच को समझ गए थे, वैसा खेल रहे थे। उन्हें पता चल गया था 170-80 यहाँ पर विनिंग टोटल है, जैसी पिच है, जैसी उनकी गेंदबाजी है। वो तो अलग बात है कि 200 वो पहुँच गए, वो शायद बोनस था। वो कुछ गंदी गेंदबाजी SRH ने अंत में करी, धीमी पिच पे अगर आप फुल टॉस देंगे, ओवर पिच बॉल देंगे तो वो बाहर जाएगी। वेंकटेश अय्यर ने पूरा फ़ायदा उठाया, रिंकू सिंह ने भी कुछ हद तक फ़ायदा उठाया, और आपको वो 200 तक ले गए, जो ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका था सनराइजर्स के लिए उसका पीछा करना। और वो आपको देखने को भी मिला। सनराइजर्स के जो बल्लेबाज हैं नाकाम हो रहे हैं, वो क्यों नाकाम हुए आज? धीमी पिच थी, आप थ्रू द लाइन जो आप पहले मारते थे, छक्के चले आते थे, यहाँ गेंद खड़ी हो रही थी, आप कैच आउट हो रहे थे, और ऐसे करके धीरे धीरे सारे बल्लेबाज धराशायी हो गए। स्पिन गेंदबाजों ने भी कमाल दिखाया, वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लिए, वैभव अरोड़ा ने वहाँ पर आपके लिए विकेटें चटकाई, उसके अलावा सुनील नारायण विकेट लेते हैं, 2 विकेट आंद्रे रसल के खाते में भी गई, और ऑल आउट आपने कर डाला सनराइजर्स को 16 ओवर में 80 रन पहले ही। सनराइजर्स की बैटिंग क्यों नहीं चल पा रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। देखिए, इसके पीछे एक कारण तो पिच तो थी जैसे मैंने बताया, लेकिन अच्छी पिचों में भी अब वैसे रन नहीं आ रहे, और उसके पीछे 2 कारण है। एक, उनके पास प्लान ए ही है कि अच्छी पिच होगी तो हम ऐसे मारते जाएंगे, ठीक है, वो कई बार चल जाता है। प्लान बी भी होना चाहिए, जब थोड़ी कठिन पिच आए। आपने देखा था कि जो ये कोलकाता की टीम है, जब गुवाहाटी में खेल रही थी तो संभल कर खेलिए ना, क्विंटन डिकॉक ने अलग तरीके से बैटिंग की, लो स्कोरिंग ग्राउंड था, आप जीत गए। यही कोलकाता की टीम अब यहाँ पर खेल रही है अपने होम ग्राउंड में, ईडन में, वहाँ भी धीमी पिच थी, आप संभल कर बैटिंग करते। तो आपके पास अलग अलग गेयर्स होनी चाहिए। सनराइजर्स के पास एक तो अलग अलग गेयर्स नहीं है, ये एक परेशानी है। दूसरी परेशानी क्या है? दूसरी परेशानी आ जाती है कई बल्लेबाजों का फॉर्म में नहीं होना। देखिए, पिछले सीजन उन्होंने इसलिए अच्छा किया क्योंकि उनकी सलामी जोड़ी बहुत ही अच्छे फॉर्म में थी, ढेर सारे रन बना रही थी। हेड अभी भी आपको रन बनाएंगे, कई मैच में चलेंगे, कई में फेल होंगे, पिछले सीजन की तरह। परेशानी आ रही है अभिषेक शर्मा से, उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चल पा रहा, और ये परेशानी शायद लंबी भी हो सकती है, क्योंकि हमने अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेंड देखा है भारतीय टीम में भी। एक सीरीज बहुत शानदार होगी, एक सीरीज बिल्कुल रन नहीं आएंगे। तो अगर एक IPL सीजन शानदार गया और ये वो IPL सीजन है जहाँ रन नहीं आएंगे, तो आपके लिए परेशानी है। और परेशानी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि नीचे भी तो बल्लेबाज रन नहीं बना रहे ना। नीतीश रेड्डी का भी वो फॉर्म आपको नजर नहीं आ रहा। ईशान किशन पहली बार इस टीम से खेल रहे हैं, और कभी भी वो मेन बैटर नहीं रहे थे मुंबई में, यहाँ पर हैं। क्या वो भार उठा सकते हैं एक मेन बैटर होने का? क्लासन के बल्ले से भी वो रन नहीं आ रहे। आज आप एक अनिकेत वर्मा यंगस्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो डेप्थ और वो कंसिस्टेंसी SRH से फिलहाल नजर नहीं आ रही, और गेंदबाजी तो उनकी परेशानी है ही। कोलकाता की टीम देखिए, बल्लेबाजी नहीं भी चलेगी तो गेंदबाजी ऐसी है, छोटे स्कोर में या लो स्कोरिंग मैच में वो आपको जिता सकते हैं। सनराइजर्स के पास अगर आप देखें, स्पिनर्स की कमी है। वैसे स्पिन गेंदबाजी नहीं है कि आपको वो धीमी पिच में या कई बार अच्छी पिच में भी बैट्समैन को फंसा के आउट कर दें। ये परेशानी दोनों टीमों की सामने आ रही है। कोलकाता क्या, मुझे लगता है आगे जाके प्रदर्शन बेहतर होगा, टॉप 4 की टीम वो नज़र आ रही है। सनराइजर्स ठीक है, ऐसा नहीं कि लगातार हारते रहेंगे, कुछ मैच जीतेंगे भी। अब उनके 10 मैच बचे हैं, कम से कम 7 तो वहाँ जीतने होंगे, जो बहुत कठिन है। इसलिए टॉप 4 में उनका पहुँचना फिलहाल तो बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। ये थी मैच रिपोर्ट कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। थैंक यू निखिल भाई। तो समअप कर दिया उन्होंने अपने मैच रिपोर्ट में। आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मुझे लग रहा था कि ईडन गार्डन्स की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार होगी, हेल्प करेगी वहाँ पे, लेकिन पेसर्स के सामने घुटने टेक दिए। मतलब वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, जैसा आप कह रहे थे कि शुरुआत में ही मतलब शीर्ष क्रम को कहते हैं झकझोर दिया, उसके बाद तू चल मैं आया वाली स्थिति हो गई। बात वही है ना कि 2 तरह की क्रिकेट होती है, या तो आप सेंसिबल क्रिकेट खेलेंगे, या आप ऐसी क्रिकेट खेलेंगे आप बस अटैक करने जा रहे हैं, माइंडलेस अटैक। हाँ, मतलब ऐसा कहाँ खेलते हो आप? आपको पता है गेंद धीरे पड़ के आ रही है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर की भी अगर आप इनिंग्स देखें तो पहले 10-11 बॉल उन्होंने अटैक नहीं किया, पिच को पढ़ा, कंडीशंस देखी, बॉलर्स को देखा, लाइन ने देखा, उसके बाद होना शुरू किया और जो धोया है कल। लास्ट 5 ओवर में 78 रन का पार्टनरशिप रहा है दोनों का।
क्योंकि पहले भी अगर देखिए क्या करते तो जैसे आपने बताया कि 2 विकेट गिर गए, उसके बाद रहाणे और अंकुरिश रघुवंशी सिंह की पार्टनरशिप लगी, लेकिन मेन जो पार्टनरशिप थी वो लास्ट की थी, रिंकू और वेंकटेश की। इधर आप देखिए एसआरएच की टीम की हर गेम में वही अप्रोच, और हर गेंद को मारना ही है। हाँ, क्यों मारना है हर गेंद को? 200 का टारगेट इजीली अचीव हो सकता है, आपके पास बैटिंग फायर पावर है, 8 नंबर तक बैटिंग आती है आपकी। सही बात। अनिकेत वर्मा को आपने इस बार अनाउंस किया है, उसके बाद अगर आपकी बैटिंग ऐसे कर पा रही है, और वेंकटेश अय्यर ने मैच के बाद एक वो कहते हैं ना ट्रोल भी किया है एसआरएच को कि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी टीम एक मैच में 80 बना रही है और अगले मैच में 70 बना रही है, तो थोड़ा सेंसिबल क्रिकेट तो खेलना चाहिए आप। बिल्कुल नहीं, काफी रेकलेस बैटिंग किया है कल एसआरएच ने। बाद में एक टाइम के लिए लास्ट में क्लासन से हमें उम्मीद जगी भी थी, लेकिन वो भी फिर वही वो रैश शॉट खेल करके वो आउट हो गए। और नहीं, अकेले क्लासन कहाँ से उतना चेज कर पाते, रिक्वायर्ड रन रेट लगातार चढ़ रहा था, सामने से उनको सपोर्ट मिल नहीं रहा था उस हिसाब से। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ना थोड़ा अभिषेक शर्मा को भी सोचना पड़ेगा कि हर पिच पे ना आप हैदराबाद में आप चलाओ, हर गेंद पर लप्पा अपना चलाओ उस पर, क्योंकि वहाँ पिच है ना, आपको गेंद नाइसली आती है बल्ले पर। ईशान किशन का देखिए कैसा डिप आया, एक पहले मैच में यहाँ और दूसरे मैच से मतलब यहाँ एकदम सिंगल डिजिट में स्कोर बना रहे हैं, तो बहुत। और बीच में स्पिनर जो केकेआर के स्पिनर्स ने उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया वो जाकर के, वो वरुण चक्रवर्ती, मतलब कि एसआरएच को तो आगे बढ़ने ही नहीं दिया। स्टार्टिंग में तो ऑफ कोर्स पेसर ने वैभव अरोड़ा जैसे आप कह रहे हो, उसके बाद स्पिनर ने भी काफी बड़ा अच्छा दबाव डाल दिया, बांध दिया, बिल्कुल बांध के रख दिया था। मतलब मुझे लगता है 5 गेंदबाजों का, मोइन अली से तो बॉलिंग भी नहीं कराई, 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है और 5 में प्रसाद बटा है, सबने ही विकेट, सबने विकेट लिया है, सबने विकेट भोग लगाया है विकेट का। मजा आया देख करके। लेकिन केकेआर पहली बार इस सीजन में ना, हालांकि एक मैच पहले भी जीत चुकी थी, बट पहली बार अपने एलिमेंट में लगी कि यही टीम जो है पिछली बार की चैंपियन टीम है, और उस तरह से खेली एक यूनिट के तौर पर। रिंकू सिंह से भी उम्मीदें थी कि रिंकू का बल्ला नहीं चल रहा है, क्या हो इन लोग का बल्ला चल ही नहीं रहा था, तो सबसे बड़ी बात है कि वापस ये लोग फॉर्म में आ गए। हालांकि अभी भी इनके लिए कंसर्न वही है कि इनका टॉप ऑर्डर जो है वो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप ये देखो ना कि कल के मैच में भी बीच में रहाणे और रघुवंशी ने खेला, वेंकटेश अय्यर अगर फ्लॉप हो जाते ना तो फिर इनके साथ वही प्रॉब्लम हो जाती, एसआरएच वाली बात हो जाती। इनको अपना बैटिंग ऑर्डर फिर से चेंज करना पड़ेगा। ये सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक वाला एक्सपीरियंस चल नहीं रहा है अभी। कई बार ये भी होता है ना कि पार्टनरशिप, जो पार्टनर्स होते हैं उससे भी, जैसे सुनील नारायण के सामने फिल सॉल्ट थे, तो फिल सॉल्ट प्रेशर नहीं देते थे आपके ऊपर बनने के लिए। कई बार सुनील नारायण मतलब शुरुआत स्लो करते थे, 10 बॉल में 10 रन ऐसे करके, उसके बाद मारना शुरू करते थे। सामने से फिल सॉल्ट मार रहे हैं, यहाँ क्या है ना, क्विंटन डिकॉक पे आप भरोसा नहीं कर सकते, कितना चलेंगे कितना खेलेंगे, एक जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं वो। जिस तरह से वो आउट हुए हैं, वो तो मतलब क्विंटन डिकॉक जैसे प्लेयर से तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि आप इतना रैश खेल करके वो इजी कैच दे दोगे। बिल्कुल, मतलब मैं पहले मैच के बाद ही मैं कह रहा था क्विंटन डिकॉक की, मैं को क्रिटिसाइज कर रहा था। तो इकबाल थोड़ा डिफरेंट नहीं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये वो। उसके बाद उनकी वो पारी आ गई 90 वाली, फिर थोड़ा सा मुझे उन्होंने ट्रोल किया। अब तो इकबाल है नहीं फिलहाल छुट्टी पे, बट उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा रुकिए अभी देखिए, 150 मैच के लिए ना, 150 वाला जो मैच होगा उसके लिए लीजेंड है ये भाई, उसमें खेल देगा। लेकिन जैसे ही मामला आएगा कि 200 तक पहुंचाना है, उसमें फिर ये बात वही है कि आप 2020 तक मुंबई इंडियंस की टीम के सदस्य थे, आप लगातार आईपीएल जीत रहे थे। ऐसा क्या देखा कि एमआई की टीम ने कि आपको रिटेन नहीं किया? फिर आप एलएसजी जाते हैं, एलएसजी में गंभीर आप भरोसा नहीं कर रहे थे, काइल मैच से ओपन करा रहे थे कहीं पे, लेकिन इनको वो मौका नहीं मिल रहा था। एक आध मैच अच्छा खेलेंगे। दूसरी बार क्योंकि केएल राहुल वहाँ पे क्या था, केएल राहुल अटैक नहीं कर पाते थे शुरू में, तो इनके ऊपर वो जिम्मेदारी थी कि अटैक करें, इनसे वो नहीं होता था। अभी रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, T20 वर्ल्ड कप में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी इनकी। उसके बाद अब ये जब कोलकाता ने भी खरीदा तो कोई खास बिडिंग नहीं हुई इनके लिए, बहुत सस्ते में इनको मिल गए कोलकाता को। और अगर आपने इनको ओपनर बनाया है तो इनके साथ एक ऐसा बैट्समैन दो जो कि इनको स्टेबलाइज कर पाए, क्योंकि ये सुनील नारायण को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास वो फॉर्म नहीं है। बड़े प्लेयर थे, एक टाइम आता है जब हर बड़े प्लेयर का फॉर्म चला जाता है, जैसे रोहित का फॉर्म नहीं चल रहा है अभी, तो क्विंटन डिकॉक भी उसी एज में है अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्विंटन डिकॉक को अगर आपको खिलाना ही है तो उनके साथ आपको किसी ऐसे प्लेयर को खिलाना पड़ेगा जो उनको स्टेबलाइज कर सके एज एन ओपनर। मुझे लगता है गुरबाज उनसे बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। गुरबाज ठीक खेलते हैं, अटैक भी बढ़िया खेलते हैं, यंग ओपनर हैं और लगातार वो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, दुनिया के अलग अलग लीग्स में भी खेलते हैं, तो गुरबाज बेटर ऑप्शन हो सकते थे। पता नहीं, एक वो पारी जो आ गई ना, वरना अब तक इनका पत्ता कर सकता था। लेकिन अभी क्या लगता है, वेंकटेश अय्यर को ये लोग ऊपर भेजेगा? नहीं, अब मुझे नहीं लगता। इनको लगता है उस नंबर पे खेल ही रहा है, नंबर पे ही अगर वो है तो मुझे लगता है ना बेटर हो अगर गुरबाज को नहीं भी खिलाएं तो आप क्विंटन डिकॉक की बजाय रहाणे से ओपन करवा लें। रहाणे मतलब खुल के खेल रहे हैं, ठीक है, रन कितने बना रहे हैं वो अलग बात है, बट एटलीस्ट उनके जो शॉट्स है ना वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अपने खेल में, तो रहाणे को ट्राई करना चाहिए ओपन करने के लिए। वही बात है ना कि अगर आप रहाणे से ओपनिंग कराते हैं तो रिंकू सिंह जैसा प्लेयर, मैंने एक स्टैट देखा कि पिछले 2 साल में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि रिंकू ने 15 से ज़्यादा बॉल खेली है। बिल्कुल, ये भी है।
है। तो रिंकू सिंह जैसा प्लेयर, उसके साथ टैलेंट वेस्ट हो रहा है नीचे, आप उसको नंबर 4 पे खिलाइए। रमनदीप है आपके पास नीचे, रसेल है आपके नीचे, मोइन अली को आप खिला रहे हो कभी कभी, तो आपके पास ऑप्शन इतने सारे हैं, क्यों आप वेस्ट कर रहे हो ओपनिंग, मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि हर मैच में आपको वेंकटेश अय्यर रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। सही बात है। और ये भी बात थी कि एसआरएच की बॉलिंग बहुत ही मतलब निचले दर्ज की बॉलिंग थी। आप देखिए तो जिशान अंसारी ने ठीक ठाक बॉलिंग की, कमिंडो मेंडिस को खिलाया, उन्होंने विकेट लिया, एक ही ओवर उनसे करवाया, समझ में नहीं आया क्यों भाई, मतलब स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही है अभी। बात वही है ना कि जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा होता है तो हर चीज क्लिक करती है, अभी जब आप हारने लगते हो तो खुद में सेल्फ डाउट आता है कि करना क्या चाहिए। और इनके जो मेन बॉलर्स हैं, कमिंस मार खा रहे हैं, शमी मार खा रहे हैं, हर्षद पटेल मार खा रहे हैं, सिमरजीत से कुछ हो नहीं पा रहा है। तो अगर आपका पेस कोई भी पेसर नहीं चल रहा है तो फिर तो आपको सोचने की जरूरत है। हर्षल पटेल बहुत बड़े लेट डाउन हो गए इस बार तो, मतलब जो कि सबसे ज्यादा विकेट टेकर और जो T20 स्पेशली जैसे उनको कहा जाता था, वो इस बार बिल्कुल भी नहीं रहा। कल जिस तरीके से रिंकू सिंह ने उनको अटैक किया लास्ट में डेथ ओवर में, मतलब इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हर्षल पटेल। उनके साथ भी है ना, उनको पढ़ लिया गया अच्छी तरह से, पता है उनके पास एक स्लोअर डिलीवरी है, बीच बीच में वही डालते हैं, तो बहुत एक्सपेक्टेड रहती है उनकी गेंदें। आया, वेट किया, मार दो। तो सोचना पड़ेगा हैदराबाद को यहाँ पे गेंदबाजी को लेकर के। बल्लेबाजी उनकी गेंदबाजी में प्रॉब्लम लास्ट साल भी था, लेकिन पिछली बार क्या था कि ट्रेविस और अभिषेक इस फॉर्म में थे कि आपको 270-20 दे रहे थे, फिर आप 250 खाते थे लेकिन मैच तो जीत जाते थे। अभी वो बॉलिंग है नहीं आपकी, और आपकी बैटिंग भी नहीं चल रही है, तो आप हार रहे हो लगातार। और बैटिंग वही जैसा आप बोल रहे हो ना, बैटिंग में तो प्रॉब्लम है ही, आपका टॉप ऑर्डर चल नहीं रहा, और ओवर डिपेंडेंस ऑन ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जो हो गया है। ट्रेविस हेड अगर फॉर्म में नहीं है तो आप तो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाओगे, वही हो रहा है वो है। और ईशान किशन के पास एक बढ़िया, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहूंगा मैं, बढ़िया मौका था। मुंबई इंडियंस से बाहर निकल कर आए थे यहाँ पे, क्योंकि मुंबई में इतने सारे स्टार्स हैं, आप कितना भी कर लो आप छुपे रहते हो, शैडो में रहते हो। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं था, है ना, खुल के खेलना है, पूरी आज़ादी है आपके पास, मौका लो ना भाई। पहले मैच में शतक लगाया। कुछ लोग का ये रहता है ना कि ईशान किशन ओपनर है, उनको ओपन दे दो, लेकिन फर्स्ट डाउन का बैट्समैन भी एज गुड एज एन ओपनर, वो होता ही है। आपके पास मौके, अगर पहला विकेट गिर जाता है तो वो अगर आपके लिए पूरा 20 ओवर है, आप खेल सकते हो उसमें। तो यहाँ पे तो मेरे हिसाब से ईशान किशन वाकई में कैरीड अवे हो जा रहे हैं ईशान किशन, है ना, कि चलो है बहुत सारा प्लेयर है मारने वाला, मैं भी मार के खेलता हूँ, जैसे अभिषेक शर्मा ने अपनी। बट वो स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है ना, अगर आप खेल रहे हो फ्रेंचाइजी के लिए तो आपको सेंसिबल होकर के तो खेलना पड़ेगा। कैरीड अवे होकर के खेलना इज नॉट एन ऑप्शन। किसी एक बैटर को टॉप ऑर्डर में तो वो रोल लेना पड़ेगा कि भाई मुझे विकेट पे रहना है, और बाकी दूसरा बैट्समैन आके अटैक कर सके। सही बात है। और शुरुआत के 15-20 गेंद तो खेलो, उसके बाद अटैक करो, चलेगा। शुरुआत आते हैं, सिंगल भी लेने जाते हैं ना, तो ऐसे अटैकिंग शॉट लगा के जाएंगे, लग रहा है कि मतलब वही है, यंग ब्लड। मैं वही देख रहा था कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, दोनों का करियर दोनों अलग दिशा में जा चुका है। श्रेयस अय्यर ने कमबैक किया, चैंपियंस ट्रॉफी खेली, जितवाई, IPL जीता, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जीता। जो कमजोरी थी उस पर काम किया, शॉर्ट पिच डिलीवरी के खिलाफ काम किया उन्होंने। पंजाब किंग्स से कैप्टन बने, जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। ईशान किशन को भी मौका मिला है IPL में, लेकिन वही 1 सेंचुरी के बाद वो फिर वापस वही फुस हो जा रहे हैं। जबकि उनको अभी साबित करने का सबसे ज्यादा मौका है, जबकि इंटरनेशनल टीम में उनको इग्नोर किया जा रहा है। मुंह तोड़ जवाब देने का मौका था, करारा जवाब मिलेगा, दे नहीं पा रहे, वही नहीं हो पा रहा है इनसे। नहीं, मतलब वैसे एक सवाल ये भी बताइएगा, ठीक है ईशान पहली जो पारी थी उनकी उसमें शतक आया, उसके बाद इक्के दुक्के रन बनाए, लेकिन एक जो बात चलती है सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ कि क्या क्षेत्रवाद भी कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट जाता है। श्रेयस अय्यर नो डाउट अच्छा खेले हैं और अपने वर्थ को प्रूव भी किया है, लेकिन ईशान किशन जानते हैं आप, मुंबई से आते हैं, श्रेयस अय्यर मुंबई से खेलते हैं, ईशान झारखंड से खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इनकी वापसी में एक रोड़ा इंडियन टीम में अटका रहा है क्या? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, विवाद हो सकता है। 2 चीज़ें हैं। पहले मुझे ऐसा लगता है कि धोनी भी तो उसी एरिया से आए थे। आप परफॉर्मेंस दें और अपने आप को टीम के लिए इतना इंपॉर्टेंट बना दें कि आप कोई ड्रॉप ही ना कर पाए। और ईशान किशन ने परफॉर्मेंस दी है, उनको ड्रॉप किया गया जो अच्छा नहीं था, लेकिन जो एपिसोड हुआ था, बट वो होता है, कई बार अच्छे प्लेयर ड्रॉप हो जाते हैं ड्यू टू अदर वेरियस रीजंस, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने क्रिकेट को कॉम्प्रोमाइज कर लो। सबसे बड़ी बात है, वो जिस एपिसोड की ये बात कर रहे हैं, जब इंटरनेशनल से उनको ड्रॉप किया गया था, उनको ये भी तो बोला गया था आप डोमेस्टिक में खेलो। आप अगर नहीं खेलोगे तो ये कहना कि क्षेत्रवाद हो रहा है, और ऊपर से जैसा इन्होंने कहा कि धोनी जैसे प्लेयर जहाँ से आ रहे हैं, उसके बाद आप इस तरह का एलिगेशन, थोड़ा वही बात है ना। क्योंकि आप ये देखिए कि ईशान किशन को IPL में भी तो मौका मिला, अच्छी बिडिंग हुई, SRH टीम में खेल रहे हैं आप। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बैटिंग ऑर्डर नहीं है आसपास कि आपको ये लगे कि भाई मैं ही अकेला बैट्समैन हूँ, प्रेशर है इतना मेरे ऊपर। तो अभी तो अगर अभिषेक शर्मा का फॉर्म नहीं चल रहा है तो आपके लिए तो ब्लेसिंग डिस्गाइज होना चाहिए। बिल्कुल कि भाई मैं नंबर 1 डाउन आ रहा हूँ, अभिषेक नहीं चलेगा, मैं देख लूंगा पूरा। लेकिन
वैसा कर नहीं पा रहे हो आप। वही बात है कि आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है ना कहीं साइलेंट एक कंपटीशन उनके मन में चल रहा होगा कि अभिषेक शर्मा आईपीएल में ऐसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके इंटरनेशनल नेशनल टीम में आ गया है, तो मैं भी अभिषेक से कम नहीं हूँ, मैं भी उसी तरीके की बल्लेबाजी करूंगा। और दावेदारी है तो वो भी टॉप ऑर्डर के ही बल्लेबाज, तो कुछ उसी तरीके का कंपटीशन कर रहे हैं वो। ये तो रीडिंग द माइंड ऑफ क्रिकेटर है, उनके मन में क्या चल रहा है ये थोड़ा मतलब खेलने का जो अंदाज है, मुंबई के लिए ऐसे नहीं खेलते थे ईशान आकर के, मतलब हर बॉल को वैसे नहीं मारते थे, थोड़ा टाइम लेते थे, रोहित अटैक करते थे या फिर बाकी खिलाड़ी खेलते थे। बट मेरे हिसाब से उन्हें राहुल द्रविड़ से बात करनी चाहिए। नहीं, मैं कहूँगा गौतम गंभीर से बात करनी चाहिए। अच्छा, परफॉर्मेंस भी उनकी राहुल द्रविड़ के अगेंस्ट ही आई। हाँ, उसके अलावा किसी अगेंस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए। दुश्मनी थी, निकाल तो रहे शायद थे। ऐसा वो हो कि वो बोले कि राहुल सर आप सामने वाली टीम के डगआउट में आके बैठ जाएं तो मेरी फॉर्म वापस आ जाए। सही बात है। आज के मैच की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच है। लखनऊ पहला होम मैच जो है वो हार चुकी है। जहीर खान ने, हमने डिस्कस किया ही था, ब्लेम किया था पिच क्यूरेटर को। और उसके बाद एक वीडियो भी आया है। क्या है वीडियो में? रोहित शर्मा और जहीर खान का कुछ बताइए। तो डिलीट हो गया शायद वो मुंबई इंडियंस ने पहले वीडियो अपलोड किया, अच्छा, फिर वो वायरल गया, फिर डिलीट किया, फिर अपलोड किया। क्या था उसमें कंटेंट तो बताइए। कंटेंट ये था कि जब ट्रेनिंग सेशन होता है तो ये दिखाते हैं ना कि प्लेयर्स आया, ये दूसरी टीम से मिल रहे हैं, तो इधर दिखाया जा रहा है जहीर खड़े हैं, जहीर से रोहित बात कर रहे हैं और कुछ लफ्ज ऐसे निकल रहे हैं कि मेरे को जब करना था मैंने किया, प्रेशर लिया, सब कुछ किया, अब करने की ज़रूरत नहीं है। और वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, ये समझ नहीं आया। उसके बाद पंत आते हैं पीछे से, पंत रोहित भैया को हक करते हैं, फिर रोहित भैया को कैमरा दिख जाता है, फिर वो शांत हो जाते हैं और फिर वो कट हो जाता है। अच्छा, तो काफ़ी सारे फैंस ये कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस में जब से कप्तानी से हटाया गया है रोहित शर्मा को, तब से रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की तरफ अपना ध्यान देना ही छोड़ दिया है। प्रेशर देना छोड़ दिया, प्रेशर लेना छोड़ कि दिया। मैं क्यों जान लगाऊं, मैंने आपको 5 IPL टाइटल दिए हैं और आपने मुझे कप्तानी से निकाल दिया। 2 सीजन खराब, 3 सीजन खराब के बाद, ठीक है, फिर आपके जो कप्तान है आप उनसे काम करवा लीजिए। बट ये मतलब क्या दर्शाता है कि ठीक है, हार्दिक पांड्या पिछले सीजन में कप्तान बने, बहुत ट्रोल भी हुए, क्राउड भी ने वो किया बहुत ज़्यादा उनको, लेकिन अब चूंकि पानी बह चुका है उसके ऊपर से, है ना। वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस आया, हार्दिक का मैच जिताया, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, तो कहीं ना कहीं एक स्वीकार्यता, एक एक्सेप्टेंस आ भी गया। मार्क बाउचर लेकर के आए थे, है ना, मार्क बाउचर को भी विदा कर दिया वहाँ से, जयवर्धने दोबारा आ गए। लेकिन रोहित भी तो प्रोफेशनल प्लेयर है ना, उनको भी पता है कि जैसे उनकी मंशा है कि 2027 वर्ल्ड कप तक खेलें, और कहीं ना कहीं IPL के परफॉर्मेंसेज भी ना करते हैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल पुश करते हैं कि आपका केस मजबूत करते हैं वहाँ पे। तो क्या रोहित इतना हल्के से तो नहीं लेंगे ना? नहीं। ठीक है, उनका लगता है वो केयर नहीं करने वाला, केयरलेस एटीट्यूड है उनका, परवाह नहीं करते, थोड़ा बेपरवाह हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी तो होता होगा यार 3 मैच हो गए, रन नहीं आए हैं, लोग सवाल उठाएंगे पहले से ही, मतलब उनके फॉर्म को लेकर के सवाल थे। तो वही बात है कि उनका रोहित का जो अभी ऑस्ट्रेलिया में जो वीडियो जो उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था ना, मैं समझदार हूँ, 2 बच्चे का बाप हूँ, 1 बच्चे का बाप हूँ। आप उनको उसी तरीके में उसी में छोड़ दीजिए। और जिस वायरल वीडियो की बात करें उसको लेकर के हमें कोई भी एनालिसिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर। बिल्कुल, हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि खराब फॉर्म में वो जरूर एक सवाल है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इंटेंशनली कोई ऐसा प्लेयर करता है। नहीं, इंटेंशनली तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। वो तो फैंस अपने आप स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे। बिल्कुल। और एक इंटरव्यू में देख रहा था ब्रॉडकास्टर के साथ ही उनका, जिसमें वो कह रहे थे कि अब मेरा रोल बदल चुका है ना, चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले मैं कैप्टन था, 5 ट्रॉफियाँ जिताई, अब मैं इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलता हूँ, है ना। कप्तान नया है, उसके सोचने का, टीम को चलाने का तरीका अलग है। तो ये सब चीज़ें, बदलाव जो है उसका बखान वो कर रहे थे। लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए कुछ पॉजिटिव्स तो आए ना, KKR के खिलाफ जिस तरीके से उनको हराया वानखेड़े में, बहुत आसान जीत हासिल की, और सूर्य कुमार यादव लौटे हैं फॉर्म में, है ना। रेयान रिकल्टन को लेकर के भी बातें चल रही थी, बताया उन्होंने कि क्यों उनको मुंबई इंडियंस ने इतना भरोसा जताया, ओपन करवा रहे हैं। तो बेटर क्या टीम नज़र आ रही है, लखनऊ की, मुंबई की, या फिर मामला 19-20 का ही नज़र आ रहा है? रिसेंट फॉर्म में तो मुंबई अच्छी लग रही है, कि उनके पास बुमराह नहीं है तो अश्विनी कुमार ले आए हैं, बेहतरीन गेंदबाजी की, यंग बॉलर आके आंद्रे रसल को चैलेंज कर रहा है वो लड़का। उसने चैलेंज किया, एक बाउंड्री पड़ी, फिर उसने बीट किया बाउंसर पे, फिर बोल्ड कर दिया। तो ये जो कॉन्फिडेंस दिखता है ना, बॉलिंग तो खैर अच्छी है ही, जब वो बॉलर अपने कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग कर रहा है तो वो एक अलग चीज़ है। और उसके पीछे ये भी है कि MI के स्काउट्स ने इतनी मेहनत की और उन्होंने उस प्लेयर को खरीदा और उसके बाद बैक किया है उसको। दूसरी तरफ ये है कि उनके बैट्समैन के भी सारे बैट्समैन की फॉर्म आ चुकी है, रोहित को छोड़। और रोहित का मैंने एक चीज़ देखा है कि रोहित के बारे में ऐसा है कि जब आप एक्सपेक्ट करो कि रोहित नहीं रन बना रहे हैं, वो आके रन बना के चले जाएंगे। रोहित को बस 15 या 20 गेंदें चाहिए, वो
अपना खेल खेल के चले जाएंगे। रुक क्यों नहीं रहे रोहित? मतलब थोड़ा सा क्रीज पर समय बिताएं, क्या दिक्कत है उनको? तुरंत क्यों आउट होना? ये तो रोहित ही बता सकते हैं कि दिक्कत क्या है उनको, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वही है कि रोहित शर्मा को 3 मैच से आप जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि रोहित शर्मा ने कभी आईपीएल में 600 नहीं दिए किसी टीम को। वो इम्पैक्टफुल रन बनाते हैं, और वो गुजरात वाले मैच में भी उन्होंने 2 बाउंड्रीज मारी थी। ऐसा नहीं था कि वो निक में नहीं थे या बॉल बीट हो रही थी। फिर सिराज ने वो कमबैक किया, उनका वो रिवेंज मोड ऑन था। खुद को ड्रॉप करने का ऑप्शन है क्या रोहित के पास फिलहाल, जैसे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने किया? कप्तान तो नहीं है वो, और दूसरी तरफ वो इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट भी हो जाते हैं। आधा तो खुद ही, मतलब आधा तो ऐसे ही ड्रॉप हो जाते हैं आधे। लेकिन उनका ना, मैंने एक चीज़ देखी कि मैच के दौरान भी उनका एक अलग रोल है टीम में। जैसे कि विघ्नेश पुथुर के कंधे पे हाथ रख के वो समझा रहे थे, फिर अश्विनी कुमार से वो बात कर रहे थे मैच के पहले। एक्सपीरियंस बेसिकली, जो एक्सपीरियंस होता है सीनियर प्लेयर का टीम में होने का। हाँ, और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के दौरान मैं देखता हूँ आते हैं वो भी मेंटोर के साथ और बातें करते हैं, तो है एक रोल तो डिफाइन किया हुआ है। बाय द वे सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं वहाँ? मतलब मैं देखता हूँ मैच में आके चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं दिखती है। इतने सारे लेजेंड्स हैं, क्या है सचिन का, मैं जानना चाहता हूँ। ये देखिए ना, उनके पास लसित मलिंगा है, उनके पास सचिन तेंदुलकर है, उनके पास रोहित हैं, जयवर्धने हैं, तो कौन कौन क्या क्या करेगा? कितने लोग बैल की टीम बनाएंगे? तो वही बात है कि एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इसको कहते हैं। जब जरूरत से ज़्यादा लोग जब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, जब ज़्यादा का दिमाग चलता है तो चीज़ें खराब हो जाती है। ज़्यादा जोगी मठ उजाड़ कहते हैं। और मतलब खिलाड़ियों के लिए प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी सुना है, कोचेज के लिए, सपोर्ट स्टाफ के लिए प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी है। मुंबई इंडियंस की टीम नहीं दे सकती है। इधर से रोहित मिस फायर कर रहे हैं, उधर से पंत है ना। पंत का क्या मतलब कहें? अभी हनीमून पीरियड चल रहा है, उनको थोड़ा सा हम लोग भी दे रहे थे कि चलो भाई ठीक है, थोड़ा मौका मिलना चाहिए अभी, लेकिन और आज फिर 27 करोड़ पे बवाल होगा उनसे। प्राइस टैग जो लगाए ना उनका, बहुत मतलब। हालांकि आज पिच थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। लास्ट टाइम जिस पिच पे इतना कंट्रोवर्सी हुआ, आज दूसरे पिच पे ये लोग खेलेंगे, बट फिर से वही है, होम ग्राउंड एडवांटेज है या नहीं है पता नहीं चलता है आजकल। केकेआर को तो एटलीस्ट मिला कम से कम कल, लेकिन लखनऊ को मिलता है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा आज शाम को। वो भी बात है कि रोहित का फॉर्म में होना उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है मुंबई को, जितना पंत का फॉर्म में ना होना एलएसजी को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर पूरा ओवरसीज है। अभी पंत अगर फेल हो जाते हैं तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आयुष बदोनी पे और अब्दुल समद पे। तो पंत को रन तो बनाना पड़ेगा, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ विकेट कीपर और एज अ कैप्टन, जब वो विकेट के पीछे होकर जो डिसीजंस लेते हैं वो क्वेश्चनेबल रहे हैं। तो इस मैच में कैसी वो कैप्टनसी करते हैं ये बहुत डिपेंड करेगा। इवन लखनऊ के बॉलिंग अटैक में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, जिस हिसाब से कॉस्टली साबित हो रहे हैं। अवेश खान ये 10 ओवर में कितने रन दिए थे? 75 रन दिए थे और 1 विकेट। हाँ, तो ये थोड़ा। आकाशदीप आज वापस आ रहे हैं, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मयंक भी जल्दी आएंगे। आकाशदीप कितना इम्पैक्ट आपको लगता है वहाँ क्रिएट कर सकते हैं? बात पता है, मेरी कंफ्यूजन शुरू होती है ऑक्शन से। अगर जहीर खान आपके मेंटर हैं, इंडिया का प्रीमियम फास्ट बॉलर, बुमराह के पहले कोई फास्ट बॉलर था इंडिया में इस एरा में, तो जहीर खान। अगर वो बंदा आपके साथ ऑक्शन टेबल बैठा है तो उसने एक अच्छी पेस बॉलिंग यूनिट क्यों नहीं खरीदी? उसको तो पता होगा ना कि हमारे फेस फाउंडेशन में और एनसीए में मयंक यादव और मोहसिन खान इंजर्ड हैं, उनकी फिटनेस का इनको पता तो होता ही होगा। बिल्कुल। बात तो होती होगी फ्रेंचाइजीज की अपने क्रिकेटर्स के साथ। आपने रिटेन किया, ठीक है, आप ऑप्शन भी तो खरीदोगे ना बैकअप के लिए। अब वही बात है कि आपने जब ये बॉलिंग अटैक चूज की थी तो आपने क्या सिर्फ अनकट प्लेयर्स पर रिलाई किया? अब अपने दिग्विजय राठी को मौका दिया है, प्रिंस यादव को मौका दिया है, ये दोनों भी चल रहे हैं। उधर स्पिनर भी आपके नहीं चल रहे हैं। रवि बिश्नोई को आपने 11 करोड़ दिए थे, रिटेन किया था। सही में रवि बिश्नोई सबसे बहुत बुरा, मतलब 12 से ऊपर की इकॉनमी है उनकी अभी। और अगर स्पिनिंग ट्रैक पे भी अगर आप विकेट नहीं ले पा रहे तो फिर तो जरूर कुछ क्या ड्रॉप किए जाने की जरूरत है रवि बिश्नोई को? ये एक बोल्ड डिसीजन चाहेंगे कि आप लखनऊ ले? क्यों नहीं ले सकते हैं आप? बट फिर ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास? आपके पास स्पिनर पड़े हैं ना, आप दिग्विजय को खिलाइए, आप अपने फास्ट बॉलर्स पर रिलाई कीजिए। आपके पास अवेश खान वापस आ गए हैं, आकाशदीप वापस आ गए हैं, बट आवेश खान भी तो प्रिंस यादव हैं, कॉस्टली साबित हो रहे हैं ना। वही है ना कि आपको उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और एज अ कैप्टन भी आपको सही टाइम पे सही बॉलर चेंज लाना पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे गुजरात वाले मैच में आप देखिए, आरसी वाले मैच में रशीद खान पिट रहे थे लेकिन फिर भी उनको एक ओवर दिया गया। बिल्कुल। तो आपको उस टाइम पे बॉलर को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, आपको कब कहाँ चेंज करना है बॉलर वो देखना पड़ेगा। और हो सकता है कि आप एडन माकरम को ना खिलाएं, बिकॉज माकरम भी रन नहीं बना रहे हैं, शमाज अशरफ को एक मौका दे दें आप। बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकते? कोई बुराई नहीं है, सही कह रहे हैं। वो लगता है पंत का कॉन्फिडेंस ही गिरा हुआ है, इसलिए अपनी टीम का भी कॉन्फिडेंस उभार नहीं पा रहा है।
क्योंकि वो जो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेले हैं ना पंत, और जो ऑस्ट्रेलिया से रन नहीं बने हैं, तो वो अभी तक मुझे लगता है कि वो उस चीज़ से उभर नहीं पाए हैं वो। क्योंकि जब आपके बल्ले से रन बन रहे होते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होता है, आप टीम में के रेगुलर ही होते हैं। अगर नहीं बन रहे हैं रन, तो आप आईपीएल में भी वही प्रेशर है, और प्रेशर तो है ही, जैसे आप भी बोल रहे हैं, और केशव भाई तो रोज ही बोलते हैं 27 स्कोर दे दिए, 27 स्कोर दे दिए। बट हेड टू हेड अगर देखें मुंबई इंडियन वर्सेस एलएसजी का, तो किसका LSG पल रहा हमेशा? एलएसजी बहुत 5 मैच जीती है, एक बार मुंबई का गलती से तुक्का लगा है। 2023 प्लेऑफ्स में जीते बस वो। तो उस हिसाब से तो अगर देखें तो नंबर्स आर इन लखनऊ फेवर। लेकिन कप्तान अलग थे उस टाइम पे, के राहुल कप्तान थे एलएसजी के। हाँ, लेकिन ये भी बात थी कि जो पिछले 2 मैच जीते हैं उसमें चला कौन था? निकोलस पूरन। और पूरन ही चल ही रहा है यार, पूरन अकेले चलेगा तो जीतेगी लखनऊ, पूरन नहीं चलेगा तो लखनऊ नहीं जीतेगी। लखनऊ की मनोकामना पूरन हो रही है ना पूरन के ही जरिए। और मिचेल मार्श भी मतलब इतने कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार अच्छा उनका रंग दिखा है। थोड़ा टीम का जो सिलेक्शन है उस पर ध्यान देना पड़ेगा पंत को, और मुझे लगता है कि पंत को थोड़ा टाइम लेना चाहिए। 20-25 गेंद खेलें, भले से 100-120 का स्ट्राइक रेट हो, लेकिन थोड़ा वक्त बिताएंगे ना तो कॉन्फिडेंस उनका वापस आएगा। वही है ना कि आपने जो बॉलिंग अटैक से आप भी बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, बॉलिंग अटैक उनकी अच्छी नहीं है। और आपने बैटर्स इतने अच्छे खरीदे हैं ओवरसीज, तो आप 250-280 की तरफ जाएं। आप अपने बैटर्स को उस तरीके से बोले कि भाई वैसे बैटिंग करो। बिल्कुल, क्योंकि जहां भी आपका बॉलिंग, जैसे मैंने देखता हूँ एसआरएच की टीम पहले थी, तो उनकी पहले बॉलिंग स्ट्रेंथ थी, तो उनका ये था कि 160 भी मारेंगे तो हम डिफेंड कर लेंगे। पिछले सीजन एसआरएच की टीम थी कि हम 250 बनाएंगे तब हम जाके मैच जीतेंगे, क्योंकि 220 से तो हम दे ही देंगे। तो वही एलएसजी के साथ है कि अगर आपकी बॉलिंग इनएक्सपीरियंस है, अगर उतने अच्छे बॉलर्स नहीं है आपके पास, तो आपके बैटर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा कमजोरी छिपाने के लिए। बिल्कुल। तो अगर एलएसजी पहले बैटिंग करती है तो भाई 200-250 तो कम से कम बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपके बॉलिंग लाइनअप इनएक्सपीरियंस है, और जो भी एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं वो पिट रहे हैं। मुझे लगता है ना पिछले सीजन में अर्शीन कुलकर्णी खेलते थे ना वहाँ लखनऊ के लिए, मार्करम को बाहर करके अर्शीन से ओपन करवाया। हाँ, क्यों नहीं कर सकते आप? अच्छा यंग एक्साइटिंग टैलेंट, अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने, बढ़िया टेक्निकली। उनके पास और भी ऑप्शंस हैं, हिम्मत सिंह है, हिम्मत सिंह भी है, बिल्कुल। तो आपके पास ऑप्शंस है तो आप यूटिलाइज करिए ना। हाँ, चेंज कीजिए अपने लाइनअप को, ताकि जीतना तो पड़ेगा। बिल्कुल। पिछले मैच हारने के बाद तो वैसे भी बहुत प्रेशर होगा ओनर साहब के ऊपर से। सही बात है। तो प्रेडिक्शन हो जाए फटाफट, क्या कहेंगे आप? करंट फॉर्म पे तो मुंबई लगती है, लेकिन मैं लखनऊ को बैक करूंगा कि इस बार पंत का बल्ला चलेगा और लखनऊ जीतेगी। हाँ, चलिए लेट्स सपोर्ट द अंडरडॉग्स। अंडरडॉग्स कौन है? लखनऊ अभी फिलहाल के तो ऐसा ही लग रहा है, हालांकि नहीं ऐसा नहीं है, मुंबई अभी एक ही मैच जीती है और लखनऊ का भी है, तो अभी बराबर ही है। इनफैक्ट पलरा जो है वो बराबर है ज़्यादा, बट फिर भी चलिए होम टीम को सपोर्ट कर देते हैं, लखनऊ को। हाँ, आप चलिए, मैं बहुमत में नहीं रहूंगा, आज मैं मुंबई को सपोर्ट कर। देखिए केशव, 2 चीज़ें हैं, केशव भाई ने जिस टीम को सपोर्ट किया हो, जिस टीम का हेलमेट रखा है यहाँ पे, वो टीम जीती नहीं है। आज भी वही हो रहा है, आप देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। ठीक है, मज़ा आने वाला है। और वीकेंड पे भी मैच, मतलब कोई एक मैच बताइए जो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है वीकेंड पे, मतलब कल और परसों, सैटरडे और संडे को सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग कौन सा मैच? मुझे तो पर्सनली, मैं डीसी फैन है तो मेरे लिए डीसी से सीएसके ही एक्साइटिंग होगा। सीएसके भी हार के आ रही है। हाँ, क्योंकि दोनों टीमों की स्पिन बॉलिंग अटैक बहुत अच्छी है, और वो कहते हैं चपक स्पिन ट्रैक है। अभी तक तो खैर स्पिन ट्रैक दिखा नहीं है वो, लेकिन शायद इस मैच में वो दिखे। डे गेम है तो सूखा पिच रहेगा, तो शायद और मदद मिलेगी स्पिनर को। और दूसरा मैच राजस्थान वर्सेस पंजाब है, वो जो अंडररेटेड आईपीएल राइवलरी जो चलती है इनकी, बड़े मैचेस और चेज कर जाने वाली बात। तो मजा सीएसके को करते फेवर कल के मैच में। क्यों करना है? काफी क्रिटिसिज्म हो गया धोनी ऊपर आए तो मजा आएगा, और थोड़ा उनको मॉरल बूस्टिंग की जरूरत भी है मेरे हिसाब से टीम को। और संजू सैमसन भी अब प्रॉपर खेलेंगे, बहुत जरूरत है। फिटनेस टेस्ट पास कर लिया उन्होंने। राजस्थान को बहुत जरूरत है उनकी कैप्टनसी की। बिल्कुल। पिछला मैच तो आप सीएसके से जीत गए थे, लेकिन रियान परा की कैप्टनसी काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल थी। बट मुझे लगा ना तीसरे मैच में ही जाकर के थोड़ा बहुत वो कप्तानी करते हुए दिखे मुझे। पहले 2 मैच में तो गायब ही दिखे सीन से, मतलब लगा ही नहीं कि कप्तान है वो। तीसरा मैच जो जीती राजस्थान की टीम, वहाँ पे लगा थोड़ा सा उनका इन्वॉल्वमेंट अच्छा है। मतलब बल्लेबाजी भी अब थोड़ा फ्री माइंड होकर के रियान परा कर पाएंगे। और दिग्वेश राठी पे मैं थोड़ी बात करना चाह रहा था, क्योंकि आज मैच भी है और फाइन लग गया है उनके ऊपर यार। मतलब कितना, मतलब आप सही लगता है, ये सही है क्या किया था बंदे ने? हंसी मजाक ही तो कर रहा था, जो सेलिब्रेशन था कल हम लोग सेलिब्रेशन की बात भी तो कर रहे थे कि इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाँ, ये बात सही है,
प्लेयर अलग अलग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, उस पे उनको जज करना थोड़ा मुझे समझदारी जज करना नहीं भी लगती। ठीक है, आप जुर्माना तो मत जुर्माना, लगाओ। हाँ इनफैक्ट हाँ ये बात सही है। अगर आप देखें वेस्ट इंडीज के कितने बॉलर्स थे, उनका तो अलग ही तरीके का सेलिब्रेशन का अंदाज होता है। एक वो जूता वाला कौन करते हैं, वो जूता वो तबरीर शामशी करते हैं। हाँ, शमशी। और एक ये जो ऐसे करते थे शिल्डन कॉटरेल। एक वो गुलाटी भी तो मारते हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद, नाम नहीं याद है ना, लेकिन बहुत जबरदस्त वो गुलाटी मारते हैं। और बहुत खतरनाक स्टंट है वो, आप मैच के बीच में आप हाँ, विकेट लेने के बाद 2-3 बार मतलब फ्लिप मार देते हैं हवा में ही वो। और ये ऐसे करके ये कौन करता था, वेस्ट इंडीज के भी वेस्ट इंडीज, हाँ केसी विलियम, वो ऐसे जिसको विराट ने विराट ने धोया था। हाँ, बाद में उसको बहुत धोया था। सुनील गावस्कर ने इसीलिए बड़ी वो क्रिटिसाइज किया इस चीज़ को कि आप अच्छे सामने देखिए कि आप कौन से प्लेयर के अगेंस्ट इस तरह की हरकत कर रहे हो। अब अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान वाले मैच में जिन्होंने कि वो सेंड ऑफ दिया था तो आप खुद तो पहले परफॉर्म कर लो, उसके बाद इस तरह की। श्रीसंत को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता था एक जमाने में, उनका जो सेलिब्रेशन होता था, बाप रे वो जमीन पे ऐसे मारते थे। पटकता ही ये दांतें खींचते थे वो वो। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ भिड़ जाते थे। मैथ्यू हेडन आउट करके अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो कुछ तो बट मजा आता था यार, श्रीसंत पहली बार देख लगता था ना देखकर कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो मतलब डील डॉल से भी बहुत तगड़े aggression हमारे लगते थे। place में हाँ, भी है। और हम जवाब दे रहे हैं उनको, है ना। तो वो, और श्रीसंत का ऐसा नहीं था कि मतलब एम्प्टी, मतलब खाली खोखा था, ऐसा खोखला नहीं होता था, विकेट लेकर के वो सेलिब्रेट करते थे, तो मजा आता था देखकर। स्टार्ट ये हम लोगों ने किया था इंडिया से, हरभजन सिंह ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, और 97 में जब 98 में जब शारजा खेले थे तो पॉन्टिंग को सेंड ऑफ दिया था ऐसे करके। हाँ वो याद है, बहस हो गई थी, पॉन्टिंग से ही बहस हो गई थी। धक्का भी दिया था पॉन्टिंग ने एक बार। ये जो सेलिब्रेशन की जो बात है ना, मेरा एक पॉइंट है, बहुत कंट्रोवर्शियल है लेकिन बहुत बायस्ड होता है ये रूल्स बहुत बायस्ड है। हाँ दिग्विजय राठी ने ऐसा कुछ किया नहीं था जिसकी वजह से आप फाइन करें और डिमेरिट पॉइंट दें। मतलब इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े स्टार, फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली जितने एग्रेसिवली सेलिब्रेट करते हैं किसी भी प्लेयर का विकेट, बिल्कुल, और जिस तरह के सेंड ऑफ देते हैं, पिछले बार मुझे याद है उन्होंने शुभमन गिल को ऐसे सेंड ऑफ दिया था। उनको तो आपने कभी डिमेरिट पॉइंट नहीं दिया, उनको तो कभी आपने बैन नहीं किया। दिग्विजय राठी ने क्या ऐसा गलत किया? साथ खेलते हैं वो, प्रियांश आर्या के एक टीममेट हैं, एक स्टेटमेट हैं, और वो एक सेलिब्रेशन था, उन्होंने उसको धक्का भी नहीं दिया, हर्ट भी नहीं किया। समझ नहीं आता है ये रूल समझ नहीं आते हैं। वही पंत जो करते हैं हरकतें, आप देखे होंगे कुलदीप यादव के साथ कैसे कैसे मजाक कर लेते हैं खेलते हुए, है ना, धक्का भी दे देते हैं, तो आप वहाँ तो नहीं फाइन लगाते हो, हंसी मजाक है, क्योंकि आपको भी पता है। पिछले सीजन मुझे याद है दिल्ली की टीम में थे ईशांत और आरसीबी के पास थे विराट कोहली। आरसीबी यस, बहुत जबरदस्त दोनों का चला था, सेलिब्रेशन हुआ था और बिल्कुल लिटरली वो धक्का, मतलब धक्का ही दिया था, बिल्कुल धक्का दे रहे थे ऐसे करके, जानबूझ के कोच रहे थे वो कोहली को धक्का दे रहे थे ईशान। तब तो आपने ईशान को बैन नहीं किया था, वो आपको बैंटर लगा था, ये बैंटर नहीं था। सबसे मजेदार तो था जो 2013 में कोहली वर्सेस गंभीर हुआ था। कोहली वर्सेस गंभीर तो आज तक सबसे बड़ा वो, उसके बाद वो भी तो हुआ था लखनऊ के जब मेंटोर थे गंभीर, नवीन उल हक के साथ जो एपिसोड हुआ था, बट वो सेंड ऑफ नहीं था, लेकिन वो जो था जो कोहली वर्सेस गंभीर बीच ग्राउंड पे हुआ था, वो तो प्रॉपर सेंड ऑफ था, प्रॉपर गाली वाली दे। गंभीर पॉइंट पे खड़े थे, कोहली आउट हुए और कोहली अपना बैट लेके जा रहे थे, और तब वो दोनों के बीच फेसेस हुआ था। वो रजत भाटिया बीच में आ गए थे, मतलब कुछ और हो जाता है। बिल्कुल, हाँ वो उसको वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट माना जाता है इस तरीके से। और जो भी जबकि दोनों प्लेयर इंटरनेशनल टीम के टीममेट है और स्टेटमेट में दिल्ली के लिए भी साथ खेले हैं। वही तो बात है ना कि अब कोच बन के आ गए हैं तो कैसे इनकी इतनी पट रही है, समझ में नहीं आता। बट क्रिकेट ग्राउंड पे ये सब एक्शन देखने में मजा आता है। ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो मजा आता है, थोड़ा हम लोग तो बिल्कुल प्रशांत सोहेल के टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं इस तरह की चीजें होती है। कभी क्या वो गजब था, वो सादा सोहेल वाला तो खैर अल्टीमेट है भाई, उससे अल्टीमेट तो कुछ नहीं है, उससे तो कुछ भी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान गेम में आप सेंड ऑफ दे रहे हो और असली जवाब देना है। अभी आपने बोला कि मारूंगा उधर, उसने बोल्ड कर दिया। उस मैच में अगर वो सेंड ऑफ नहीं होता तो पाकिस्तान जीत रही थी। पाकिस्तान तो वो मैच क्या 8 ओवर में 110 रन के करीब वो कर दिया था 1996 में। 289 आप चेस कर रहे हो और 8 ओवर में आपका हो गया 180 के करीब, मतलब 10 के रन से आप चेस कर रहे थे, और वो जो कर दिया उसका पूरी टीवी कोलैप्स कर गई। इमरान खान का मेरे को कमेंट्री आज तक याद है कि इट वाज नॉट नेसेसरी। और एक वो भी था ना किरण मौर्य और जावेद मियांदाद वाला, जंपिंग, हाँ वो फ्रॉग जंपिंग करते, वो बार बार पीछे से उनको अपील मांग रहे थे किरण मौर्य, वो बीच में रोक करके अंपायर बोलते यार इसको चुप करो। ये बार बार वो चल करके अपील कर रहा है, फिर इतना गुस्सा होता है कि वो जब रन लेकर के आते तो फ्रॉग जंपिंग करना भी स्टार्ट कर देते। एक और बढ़िया था नवजोत सिंह सिद्धू और आमिर सोहेल का था, वो भी शारजाह में था। वो सिद्धू बैटिंग, एक्चुअली वो जो मैच था ना उसमें था सबसे पहली बार इंडिया ने 300 रन क्रॉस किया था ओडीआई में। तो क्या हुआ था कि इंडिया पहले बैटिंग करी थी, विक्रम राठौर आउट हो गए थे और सचिन तेंदुलकर जो नवजोत सिंह सिद्धू इनका पार्टनरशिप, तो दोनों ने 100 मारा था। ठीक है, और उधर पॉइंट में आमिर सोहेल फील्डिंग कर रहे थे, उन्होंने कुछ बोल दिया सोहेल को। अब यूट्यूब पे वो वीडियो देखेगा भी मिलेगा, सिद्धू ने उनको बुला करके बैट उठा के ऐसे किया था, मार के भी तोड़ दूंगा तेरे।
होना चाहिए। ये होता था, ये सब तो अब बंद हो गया। ये कहानी ना मैंने बचपन में सुनी है कि सिद्धू ने बैट लेके दोहरा दिया था। ऐसे बुला करके मतलब इधर आया तो क्या बोला। फिर जैसे ये सारी चीजें, इवन जैसे 2008 वाला सीरीज आपको याद हो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जब मंकी गेट हुआ था और हरभजन सिंह ने ऐसे बुलाया था उसको, एक वो भी था ना, डेनिस लिली और जावेद मिर्जाद का, हाँ, वो बैट लेके मार दिया था ना डेनिस लिली ने, ऐसे उसको हिट कर दिया था जावेद मिर्जाद को, वो भी बैट लेके शुरू हो गया। अब तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल, अब आईपीएल में देखने को मिलता है। अब ये सब तो बैन लगा देते हो ना, क्यों करना है, मतलब जब तक until and unless मतलब एंटरटेनमेंट के पर्पस से कोई है, हर्ट नहीं कर रहा है किसी को, सही बात, कोई किसी को हिट नहीं कर रहा है, तो आप क्यों करोगे ये? हमने तो वो टाइम देखा जब इंजमामुल ग्राउंड में घुस करके बैट से, और मुझे याद है, मैंने तो वो लाइव नहीं देखा था, तो वसीम अकरम का इंटरव्यू याद है मुझे, वो बता रहे थे कि इंजमाम ने उनको बोला था कि क्या बात कर रहे हो वसीम भाई, 40,000 बंदा कोई आपको आलू आलू बोलता है, वो गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा, उसमें ये था ना कि बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे इंजमामुल और पीछे से ये लोग चिल्ला रहे थे, तो इसने किसी सपोर्ट स्टाफ था वहाँ पे, उसको बोला कि बैट लेकर के आओ, तो वो भी कंफ्यूज हो गया कि तो फील्डिंग कर रहे हैं, बैट क्यों मंगवा रहा। जैसे ही बैट दिया, ओवर खत्म हुआ, ये भाई साहब कूद गए उसके अंदर जाके लेट हो गया। अब सोचिए इंजमाम कूद के जा रहे हैं मारने के लिए। अच्छा, उनको मैच वो फाइन लग गया था, वो मैच के लिए बैन कर दिया था। ऑब्वियसली फाइन लगना ही है, अब क्या चाहिए आपको। अरे जी भाई दंगे कराओगे क्या? ये सब मोमेंट तो खैर क्रिकेट को और इंटरेस्टिंग बनाता है। बिल्कुल, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे मोमेंट्स पे पाबंदी नहीं लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है ना। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ही है, तो आईपीएल क्या है, एंटरटेनमेंट ही है। और उम्मीद करता हूँ कि पॉडकास्ट भी आपको पर्याप्त एंटरटेन कर रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा हमारी बातचीत सुन के आपको भी। मुलाकात होगी अब मंडे को आपसे अगले एपिसोड में। तब तक वीकेंड के मैच देखिएगा, और बल्ला बोल का आज का जो एपिसोड है वो भी आप सुनेंगे ही। कमेंट करते रहिए, कैसी हमारी बातचीत लग रही है वो बताइए हमें। तो अपनी टीम्स बनाइए, आपका कोई सवाल हो तो वो भेजिए कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के। और अगर आप ऑडियो पे सिर्फ सुन रहे हैं तो फिर हमें radio@aajtak.com पर मेल कर दीजिए। फिलहाल इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार। बल्ला बोल।